इस वीडियो में हम BSOC 108 2023 क्वेश्चन पेपर के आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका इस क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, लगभग सब में यही होता है। ठीक है, ये पूरा हिंदी मीडियम वाला हमने सॉल्व करा है। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था और समाज का आपस में क्या संबंध है, चर्चा कीजिए। देखिए, अर्थव्यवस्था और समाज का गहरा संबंध है। ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और आकार भी देते हैं। किस तरीके से प्रभावित करते हैं? जैसे आर्थिक विकास, ठीक है, जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे लोगों के जीवन में सुधार आता है। गरीबी, आपका असमानता, सामाजिक परिवर्तन। समाज अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? मानव पूंजी जैसे सामाजिक संस्थाएं, ये आपका इसमें देख लेना, लिखा हुआ पूरा। मेन पॉइंट याद कर लो, बाकी आप अपने लैंग्वेज में 4-4, 5-5 लाइनें लिख दो, ज़्यादा आपकी नंबर आ जाएंगे और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड भी लिख सकते हो। सांस्कृतिक मूल्य है आपका, राजनीतिक व्यवस्था है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अर्थव्यवस्था और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक मजबूत और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए हमें दोनों को एक साथ विकसित करने के लिए काम करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था और समाज के बीच का संबंध जटिल और बहुआयामी है। ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों से पता चलता है कि वे कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। अर्थव्यवस्था और समाज के बीच संबंधों को पूरी तरह समझने के कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। आपको जो दूसरा है, मुद्रा के विकास का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन किया, मतलब मुद्रा किस तरीके से विकसित हुई पूरा समझाना है। मुद्रा के विकास का एक उपयुक्त उदाहरण वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर धातु मुद्रा तक हुआ है। प्राचीन काल में लोग वस्तु मतलब आपस में मतलब लेन देन जो करते थे, सामान को देते थे, एक दूसरा सामान लेते थे। जैसे एक किसान गेहूं को लोहार को देता था तो उसके बदले में हल बना कर दे सकता था। हालांकि जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कमियां रही हैं। समान मूल्य का आदान प्रदान खोजना मुश्किल था। उदाहरण के लिए, यदि किसान के पास बहुत अधिक गेहूँ था, लोहार के पास पर्याप्त मांग नहीं थी, तो किसान अपने कुछ गेहूँ बर्बाद करना पड़ सकता था। वस्तुओं का विभाजन कठिन था। ठीक है, कुछ वस्तुएं जैसे कि गाय आसानी से विभाजित नहीं किया जा सकता, जिससे लेन देन करना मुश्किल हो जाता था। मूल्य का मापन भी मुश्किल था। इन समस्या को हल करने के लिए धातु मुद्रा का विकास हुआ। धातु मुद्रा जैसे कि सोने और चांदी के सिक्के एक मानक मूल्य इकाई के रूप में उपयोग किए जाते थे। यह मुद्रा के विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि इसने व्यापार और वाणिज्य को आसान बना दिया। धातु मुद्रा ने निम्नलिखित लाभ प्रदान किए। वस्तु विनिमय को समस्या को हल कर दिया कि आसानी से अब धातु, जैसे हम पैसे चलाते हैं आज के टाइम पे, 2 रुपये कोई चीज़ है तो आसानी से मिल जाती है, 10 रुपये की तो फिक्स हमें पता है क्या करना है। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला, अर्थव्यवस्था को स्थिर हुआ। इससे धातु मुद्रा का विकास मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने व्यापार, अर्थव्यवस्था और समाज को बदलने में मदद की। आधुनिक मुद्रा, आज हम धातु मुद्रा के बजाय कागजी मुद्रा और डिजिटल मुद्रा का उपयोग करते हैं। कागजी मुद्रा सरकार द्वारा जारी की जाती है, इसका मूल्य सरकार द्वारा गारंटीड होता है। डिजिटल मुद्रा, जैसे हम आपका फ़ोन पे वगैरह ऑनलाइन वगैरह चल रहा है, डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, कागजी और डिजिटल मुद्रा दोनों में धातु मुद्रा के समान लाभ है। वे व्यापार को आसान बना सकते हैं, अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकते हैं। आपका निष्कर्ष यह है कि मुद्रा का विकास मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रही है। इसने व्यापार, अर्थव्यवस्था और समाज को बदलने में मदद की है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुद्रा के विकास का केवल एक ही उदाहरण दिया गया है। कई अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि विभिन्न संस्कृति, विभिन्न प्रकार की मुद्रा का विकास और क्रिप्टो करेंसी का हल्ले उदय भी हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, सार तत्ववाद क्या है? कार्ल पोलैंड ने कार्य का उपयोग करके समझाना है हमें इसको। सार तत्व और कार्ल पोलैंड का जो आपका पोलैंड का योगदान है, वो अर्थशास्त्र विचारधारा जो मानती है कि अर्थव्यवस्था तर्कसंगत विकल्पों पर आधारित नहीं होती, बल्कि सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक परंपरा द्वारा निर्धारित होती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार आर्थिक व्यवहार केवल लाभ और हानि के तर्कसंगत विश्लेषण द्वारा समझाया नहीं जा सकता, बल्कि यह समझना आवश्यक है कि लोग अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं, वे उत्पादन क्यों करते हैं, जो वे करते हैं और विनिमय कैसे करते हैं। ये सभी सामाजिक संदर्भ द्वारा आकार प्राप्त करता है। कार्ल पोलैंड सार तत्व के एक प्रमुख समर्थक थे। उनका काम प्राचीन शब्दों और गैर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन पर केंद्रित था, जहाँ व्यापार और बाजार आधुनिक पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तुलना में कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोलैंड ने तर्क दिया कि इन समाजों में आर्थिक व्यवहार अधिक हद तक सामाजिक बाध्यताओं परस्पर के मानदंडों पर पुनर्विचारित के तंत्रों द्वारा निर्धारित होता है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि ये समाज आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के नियमन और नियंत्रण को उपयोग करते हैं। पोलैंड के कार्य ने अर्थशास्त्र की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने हमें यह देखने में मदद की, अर्थव्यवस्था केवल तकनीकी प्रणाली नहीं है, बल्कि वे सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक मूल्यों में गहराई से एम्बेडेड है। उनका काम आज भी प्रासंगिक है,
खासकर जब हम विकास, असमानता और गरीबी जैसे जटिल की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन हमने जो कराया हुआ है, पारस्परिकता की अवधारणा और इसके विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए। पारस्परिकता की अवधारणा और इसके विभिन्न रूप जो है, पारस्परिकता एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा जो दो व्यक्तियों या समूह के बीच क्रिया का वर्णन करती है। इसमें देने लेने की भावना शामिल होती है, जहाँ एक पक्ष दूसरे पक्ष को कुछ प्रदान करता और वह बदले में कुछ अपेक्षा रखता है। यह अपेक्षा समान मूल्य का प्रतिनिधित्व या भविष्य में सहयोग हो सकती है। पारस्परिकता के विभिन्न रूप, पारस्परिकता कई अलग रूपों में प्रकट हो सकती है, जिनमें शामिल है समानता का नियम, अनुचित लाभ का नियम, नैदानिकता का नियम, सांस्कृतिक मानदंड। अब इसका महत्व क्या है? पारस्परिकता मजबूत संबंध, सामाजिक संबंध बनाने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लोगों को दूसरों पर भरोसा करने और सहयोग करने में मदद करती है, जिससे अधिक समृद्ध और सहायक समुदाय बनते हैं। निष्कर्ष से निकलता है कि पारस्परिकता मानव व्यवहार का एक जटिल और महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे रिश्तों, हमारे निर्णय और हमारे समाजों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए दोस्तों के बीच पारस्परिकता अक्सर समान मात्रा में समय, प्रयास और भावनात्मक समर्थन साझा करने में देखें। व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यह आपका कुछ ही पारस्परिकता मानव व्यवहार दिखा रखे हैं आपका अगला है, शिकार और भोजन करने वाले समाजों की प्रमुख विशेषता को उदाहरण से वर्णन कीजिए। शिकार और भोजन करने वाले समाजों की प्रमुख विशेषता है वो खानाबदोशी होते हैं आपके। ये समाज स्थायी बस्तियों पर नहीं रहते। भोजन के स्रोतों जैसे जानवर, बल और जंगली पौधे मौसम के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए पिग्मी लोग मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में घूमते रहते हैं, जहाँ वे शिकार करते हैं, जंगली फल इकट्ठा करते। दूसरा, लघु समूह। इन समूह में 20 से 50 लोग होते हैं। शिकारी बुजुर्ग द्वारा किया जाता है। इसका निर्देश सामाजिक बंधन मजबूत होते थे और सहयोग महत्वपूर्ण होता है। खास संग्रहण शिकार के अलावा ये समाज जंगली पौधे, अंडे, शहद और कीड़ा इकट्ठा करते थे। महिलाएं अक्सर भोजन इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। भोजन का भंडारण सीमित था, इसलिए उन्हें हर दिन भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। सादगीपूर्ण जीवन थे। इनके पास कम भौतिक संपत्ति थी। वह प्रकृति से जैसे लकड़ी, पत्थर और पशु चमड़े जैसे बने सरों का उपयोग करते थे। कपड़े जानवरों की खाल से बनाए जाते थे। मजबूत सांस्कृतिक मूल्य। वह समाज में प्रकृति, परिवार और समुदायों के प्रति गहरा सम्मान था। उदाहरण के लिए आदिवासी ऑस्ट्रेलिया में हजारों वर्षों से ऑस्ट्रेलियाई झाड़ी में शिकार और भोजन इकट्ठा करते हुए रह रहे हैं। वे कंगारू, छिपकली और ईमू जैसे जानवरों का शिकार करते हैं और जंगली फल, बीज और शहद इकट्ठा करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी शिकार और भोजन करने वाले समाज समान नहीं थे। उनकी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली विविध थी। हालांकि इन समाजों में कुछ समानता विशेषताएं थी जो कृषि आधारित समाजों से अलग करती थी। आज दुनिया भर में कुछ शिकार और भोजन करने वाले समाज बचे हैं। आधुनिक दुनिया के दबावों के बावजूद वे अपनी अनूठी संस्कृति और जीवन शैली को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ आपका ये पूरे 5 क्वेश्चन हमने समझाया है। अब ये पूरे एक्सप्लेन करके आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन पेपर की जानकारी, उनके आंसर, बाकी और इग्नू के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।